सभी दर्शकों को नमस्कार। किसान भाइयों, विज्ञान की तरक्की के साथ साथ खेती में काफ़ी परिवर्तन आए और अब वो समय नहीं रहा जब किसान वही गिनी चुनी खाद्य फसलें लगाते थे। आजकल किसान भाई अदल बदल कर नई नई फसलें लगा रहे हैं और वैज्ञानिक ढंग से खेती कर रहे हैं। खेती के क्षेत्र में और क्या कुछ नया हुआ है, आइए जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। हरित क्रांति की स्वर्ण जयंती पर राष्ट्रीय सम्मेलन। कृषि में उर्वरकों का महत्व। आदिवासी क्षेत्रों में इफ्को टोक्यो समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना का शुभारंभ। व्यावसायिक शिक्षण संस्था का दीक्षांत समारोह। पिछले दिनों हरित क्रांति के स्वर्ण जयंती राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने पूसा के नास कॉम्प्लेक्स में शुभारंभ किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने देश के किसानों एवं कृषि वैज्ञानिकों को संबोधित किया। अब आज हम स्वावलंबी हैं और सिर्फ स्वावलंबी ही नहीं, हम निर्यातक देश भी बन गए। तो निश्चित रूप से इस प्रगति में जिन महापुरुषों का योगदान रहा है उसमें से बहुत सारे लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन सबों का अपनी ओर से अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ। 60-61 में जो कुल खाद्यान्न का उत्पादन 82 मिलियन टन था, वो 13-14 में 264 मिलियन तक पहुँचा। निश्चित रूप से आप सबों ने अपने परिश्रम को पराकाष्ठा पर पहुँचाया होगा, उसका ये परिणाम है कि कहाँ 82 मिलियन टन और कहाँ 264 मिलियन टन। इस अवसर पर माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को सम्मानित किया। इसके साथ साथ हरित क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कृषि वैज्ञानिकों एवं किसानों को भी पुरस्कृत किया। कृषि में रासायनिक उर्वरक के महत्व को दर्शाते हुए फर्टिलाइजर एसोसिएशन द्वारा 2 से 4 दिसंबर तक वार्षिक सेमिनार किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री अनंत कुमार ने द्वीप प्रज्वलित किया। इस वार्षिक सेमिनार में लगभग 1200 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिसमें 200 विदेशों से आए प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन राज्य मंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहिर ने संबोधित करते हुए कहा, ये आप सब जानते हैं, हम भी इस बात को दोहराते हैं कि आप किसानों के लिए काम करते हैं। कृषि क्षेत्र के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारा भाग्य है, सौभाग्य है कि ये देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और करीब 7 लाख से अधिक गांव में फैला हुआ एक कृषि क्षेत्र अनेक राज्यों में, पूरे देश में इस क्षेत्र को हमें न्याय देते समय हमारा मंत्रालय जिस तरीके से अपनी नीति बनाते हुए काम कर रहा है, बड़ी सोच समझकर हमारी नीति बनी हुई है। जो सब्सिडी देनी है सरकार का कितना उसमें योगदान देना है वो सरकार देती रहेगी। और विशेष करके मैं यूरिया पर कहूँगा कि यूरिया के लिए जिस नीति से सरकार ने कदम रखा हुआ है उसे जारी रखने की बात बार बार हम दोहराते रहे हैं। इस अवसर पर फर्टिलाइजर संस्थाओं से जुड़े प्रतिभागियों को अपने अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया। पिछले दिनों राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के ब्लॉक पीपलखूंट में इफ्को टोक्यो समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस परियोजना के माध्यम से इस क्षेत्र के आदिवासी भाई बहनों की आजीविका में सुधार होगा। पीने का स्वच्छ पानी, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था, आदिवासियों के कौशल में वृद्धि, महिलाओं में सशक्तिकरण एवं इनके पलायन में कमी आएगी। IFFDC संस्था के अध्यक्ष श्री गुरु प्रसाद त्रिपाठी ने आदिवासियों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के विकास पर जोर देते हुए कहा, IFFDC को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि आप समन्वित ग्रामीण विकास का काम करेंगे और हमको जिम्मेदारी दी है, IFFDC जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं आपका आभार धन्यवाद देता हूँ। इफ्को
इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के विपणन निदेशक H.O. सूरी अपने उद्बोधन में प्रतापगढ़ जिले के आदिवासी गरीब क्षेत्र में समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना का शुभारंभ करके चहुमुखी विकास करने का भरपूर प्रयास करेंगे। कल नई दिल्ली स्थित साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन का 48वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि नयना लाल किदवाई ने महिला व्यावसायिक शिक्षा एवं सशक्तिकरण के बारे में हमारे संवाददाता को बताया। आज तो हम जो ये कॉन्वोकेशन पर आए हैं, बहुत ही खुशी हुई है देखने कि हमारी जो यहाँ इस कॉलेज में जो महिला हैं देश के सब कोने से आए हैं और वो जो स्किल्स सीख रहे हैं और कई काफ़ी ये 2 साल 3 साल रहकर ये सर्टिफिकेट्स जो पाए हैं और जिनसे भी हमने अब बात की है, ये अभी तो इनकी आशा ज़रूर है कि ये अपने ये जो स्किल्स अब आज पाए हैं ये जाके आगे जाकर इनको अप्लाई भी करें। भारत के पूरे कोनों से आते हैं और नेबरिंग जो देश हैं हमारे, वहाँ से भी लड़कियाँ आती हैं क्योंकि कैंपस हॉस्टल है, तो बहुत ही अच्छा माहौल है। सब एक दूसरे से सीखते हैं और इंटरेक्शन सिर्फ दूसरे कॉलेजेस के साथ नहीं होता, हमारे अपने कैंपस में भी बहुत हम अरेंज करते हैं। इस अवसर पर व्यावसायिक शिक्षा में उत्तीर्ण छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की पहाड़ियों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। सिक्किम, अरुणाचल सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में आसमान में बादलों की आवाजाही के साथ कई इलाकों में कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसी तरह तमिलनाडु और केरल के कई हिस्सों में भी बादल छाए रहने व तेज बारिश होने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी बादल छाए रहने की उम्मीद है। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों, आम आदमी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन्हीं में से एक योजना है अटल पेंशन योजना। इस योजना में अंशधारक को अंशदान के आधार पर पेंशन दी जाती है और इसमें अंशधारक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। ये योजना क्या है और किस प्रकार इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है, आइए इस बारे में अधिकतम जानकारी लेते हैं हमारे कार्यक्रम में। पूस की ठंडी रात हो या फिर जेठ की तपती दोपहरी, आप लोग खेत में बहुत काम करते हैं, जूझते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि ज़िंदगी के 3 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव बचपन, दूसरा जवानी और तीसरा बुढ़ापा। बुढ़ापे के बाद स्थिति ये हो जाती है कि आपको सामाजिक सुरक्षा, आपको धन की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आप लोग सोचते हैं कि भाई पेंशन आपको थोड़ी मिलेगी, पेंशन तो सरकारी कर्मचारी लेते हैं। ऐसा नहीं है। सरकार ने इस बात पर गौर किया और पेंशन की जो सुविधा है वो आप तक पहुंचाई, और ये सुविधा है अटल पेंशन योजना।
इस योजना के अंतर्गत बहुत कुछ हो रहा है। जो किसान जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो मजदूर है, जो खेतिहर किसान है, वो भी इसका भागीदार हो सकता है। सवाल ये कि आप आगे आकर के सीखें और बढ़ें कि आखिर ये योजना है क्या। हमने कोशिश की कि आपको इस बात के लिए तैयार करें, आपको इस बात की जानकारी दें कि आप भी इस योजना के भागीदार बनें। और आइए इन्हीं विषय पर जानकारी लेते हैं इसी प्राधिकरण के सदस्य डॉक्टर BS भंडारी साहब से। भंडारी साहब, सबसे पहले तो एक बात ये आती है कि जब कभी भी उम्र का आखिरी ढलान आता है तो आदमी के हाथ में एक तो सामाजिक सुरक्षा चाहिए, दूसरा एक वित्तीय सहायता चाहिए। इसको देखते हुए जो अटल पेंशन योजना है, इसके क्या मुख्य बिंदु हैं क्या? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई पेंशन योजना न होने की वजह से भारत सरकार ने इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखा है और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अटल पेंशन योजना शुरू की। तो जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि प्राइम मिनिस्टर ने 19 तारीख मई से इस योजना को लॉन्च किया है और 1 तारीख जून 2015 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तो इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो इंडियन नागरिक है, भारत का नागरिक है और 18 से 40 साल की उम्र का है और उसका किसी भी बैंक में एक सेविंग्स बैंक अकाउंट है, बचत खाता है, वो ज्वाइन कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत ज्वाइन करते समय आदमी की जो उम्र हो और जितनी वो पेंशन चाहता है, मंथली पेंशन चाहता है, मान लो 1,000 रुपये चाहता है, 2,000 रुपये चाहता है, 3,000, 4,000, 5,000, उसके अनुसार जो है मंथली 3 महीने की और 6 महीने की इंस्टॉलमेंट बनी हुई हैं और बैंक खाते के थ्रू जो है उसका ये ऑटोमेटिकली पेंशन अकाउंट में पैसा चला जाएगा और जब वो 60 साल का होगा तो उसको जो है जो इंटेंडेड पेंशन है, जिस पेंशन के लिए उसने अप्लाई किया था, उतनी पेंशन उसको हर महीने मिलेगी। इसमें मुख्यतः ये है कि भारत सरकार ने ये भी डिसाइड किया है कि जो गरीब लोग हैं और जो किसी और संवैधानिक सुरक्षा में कवर नहीं होते हैं, उनके लिए 50% यानी आधा कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 1,000 रुपी, आधा कंट्रीब्यूशन का आधा हिस्सा या मैक्सिमम 1,000 रुपया एक साल में सरकार भी 5 साल तक कंट्रीब्यूट करेगी यदि आदमी 1 जून से लेकर 31 दिसंबर 2015 तक इस योजना को ज्वाइन करता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो हमारा किसान है उसको बहुतों को ये जानकारी पहुंचती नहीं है कि सरकार की कौन कौन सी योजना है, और मैं समझता हूँ किसान तक ये अटल पेंशन योजना जो है इसकी भी जानकारी नहीं पहुंची होगी और बहुतों को पहुंच भी गई होगी। इसके लिए आप क्या जो है माध्यम अपना रहे हैं? जी, इस योजना का जो मुख्य वो है बैंक अकाउंट। तो किसान का किसी भी बैंक में, हम इनफैक्ट इस योजना के अंतर्गत सभी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल एरियाज में भी और अर्बन एरियाज में भी, हर एक बैंक की हर एक ब्रांच को इसमें वो इन्वॉल्व किया गया है ताकि बहुत वाइड नेटवर्क हो सके और देश के कोने कोने तक हर आदमी संगठित क्षेत्र से, असंगठित क्षेत्र से, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर से, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से इस योजना से जुड़ सके। और किसानों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि किसानों का एक रेगुलर इनकम नहीं होता है, फसल कभी 3 महीने में होती है, कुछ फसलें 6 महीने में होती हैं, कभी नहीं भी हो पाती, कभी नहीं भी हो पाती। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक तो गवर्नमेंट का को कंट्रीब्यूशन है, दूसरा जो इंस्टॉलमेंट है ये जो है महीने में, 3 महीने में और 6 महीने में आदमी दे सकता है। और गवर्नमेंट की खास चीज़ इसमें यह है कि गवर्नमेंट की गारंटी है, इस स्कीम में गवर्नमेंट की गारंटी है। अगर किसी, क्योंकि जो पैसा एकत्रित होता है ये जो है डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होता है, इसके अंदर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होता है, इसके अंदर जो है कॉरपोरेट डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट होता है, निवेश होता है पैसा, और ये पैसा जो है अच्छी कंपनियों के शेयर में, जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उनके शेयर में भी लगता है। इससे अगर मान लो जो रेट ऑफ रिटर्न हमने प्रिज्यूम किया है, अगर उस रेट ऑफ रिटर्न से कम अगर होता है तो गवर्नमेंट गारंटी करती है कि ये पेंशन 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 जैसे कि आदमी ने ऑप्ट किया है, वो पेंशन में शॉर्टफॉल होगा तो वो गवर्नमेंट देगी। तो इसका ये खास वो है। देन दूसरा ये है कि पेंशन जो है सब्सक्राइबर को 60 साल की उम्र के बाद सब्सक्राइबर को मिलेगी, जो इसका
वो है जो इसका अंशदाता है, और उनके मृत्यु के बाद उनके स्पाउस को मिलेगा। यानी अगर हस्बैंड की मृत्यु हो गई तो वाइफ को मिलेगा, वाइफ की मृत्यु हो गई हस्बैंड को होगा अगर वो जिंदा है। और सब उसके स्पाउस की मृत्यु के बाद जो पेंशन की धनराशि है वो धनराशि उनके नॉमिनी को मिल जाएगी। और वो धनराशि भी जो है, जैसे मान लो 1,000 की पेंशन के लिए किसी ने ऑप्ट किया तो 1.7 लाख के लगभग होगी, किसी ने 5,000 के लिए ऑप्ट किया है तो वो लगभग 8.5 लाख के लगभग होगी। वो दोनों को, पहले सब्सक्राइबर को, उनकी मृत्यु के बाद उनके स्पाउस को, और उसके बाद वो धनराशि जो है उनके नामित को यानी नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी। डॉक्टर भंडारी, एक बात तो ये माननी पड़ेगी आपको कि जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ का किसान एक जागरूक भी कह सकते हैं, या उसको जल्दी सुविधाएं पहुँचती हैं और उसके पास खेती के लिए अच्छी सुविधाएं भी हैं। और जो हमारा पहाड़ी किसान है, कई बार सुदूर क्षेत्र का किसान है, उसके पास ना तो उतना धन होता है, ना उतनी सुविधाएं होती हैं, ना इतनी जानकारी पहुंच पाती है। तो कई बार वो अपनी जो अंशदान है उसको देने में उसको कमी आती है या नहीं दे पाता है, तो उसके लिए क्या हो रहा है? अब देखिए, एक तो इसमें यदि किसी कारणवश कोई आदमी किसी 1 महीने में, या मान लो उसने 3 महीने के लिए 3 महीने की इंस्टॉलमेंट दे रहा है, किसी 3 महीने में वो पैसा ना दे पाए तो उसका अकाउंट बंद नहीं करते हैं, वो अकाउंट चलता रहता है। वो जो है नेक्स्ट टाइम जब भी उसके पास पैसा होता है वो पैसा दे सकता है। उसमें हमने ये किया, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की गारंटी है, तो इसमें ये रखा है कि भाई जो सब्सक्राइबर है उसका पैसा बराबर आता रहना चाहिए। अगर मान लो किसी कारणवश किसी महीने या 3 महीने किसी पीरियड में नहीं आया है तो उसमें एक हल्का सा ओवर ड्यू इंटरेस्ट लगाया हुआ है। वो है उस बंदे को 1 महीने में 100 रुपये पे 1 रुपया देना पड़ेगा। और वो पैसा, वो जो ये ओवर ड्यू इंटरेस्ट है, ये भी उसी के पेंशन अकाउंट में जाता है, जिसको कि हम प्राण अकाउंट बोलते हैं, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं। ये पैसा भी उसी के अकाउंट में जाता है। अब यहाँ पर एक बात सबसे पहले आती है, जो मोटी मोटी बात मैं जानना चाहूँगा। किसान को कई बार चीज़ें बतानी भी बहुत ज़रूरी होती है, सीधी बतानी जरूरी होती है। किस उम्र में इसकी वो शुरुआत करेगा, इसके अलावा उसको किस उम्र तक वो जो किस्त है वो देनी होगी, और उसके बाद उसको जो अंशदान है वो कितना देना होगा, क्या उम्र के हिसाब से वो अलग अलग होगा? चलिए, ये इंस्टॉलमेंट दो चीज़ों में डिटरमिन करती हैं। एक तो आदमी कब ज्वाइन कर रहा है। अगर कोई आदमी यंग एज में ज्वाइन कर रहा है तो, क्योंकि अगर 18 साल की या 20 साल की उम्र में वो ज्वाइन कर रहा है तो वो लंबे समय के लिए जुड़ा हुआ है, तो उसको छोटी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। 18 साल वाला 42 साल तक इंस्टॉलमेंट देगा, जब तक कि वो 60 की उम्र पे आता है। और जो 20 साल में पेंशन से जुड़ा है उसने जो है 40 साल तक सिस्टम में जुड़ा होगा, तो उसको 40 साल तक इंस्टॉलमेंट देनी है, तो इसलिए उसकी इंस्टॉलमेंट कम बनेंगी। अगर कोई आदमी मान लो कि वो 35 साल की उम्र में ज्वाइन करता है या 30 साल की उम्र में ज्वाइन करता है, तो एक आदमी जो 30 साल की उम्र में ज्वाइन करता है और मान लो वो 1,000 रुपये के लिए ज्वाइन करता है और उसको मंथली इंस्टॉलमेंट उसने बोली हुई है, तो उसको 116 रुपया 1 महीने में देना पड़ेगा। अगर वो क्वार्टरली कहता है कि 3 महीने में मैं दूंगा, तो उसको 346 रुपये देना पड़ेगा। 30 साल का आदमी 1,000 की पेंशन के लिए 1 महीने में 116 रुपया, 3 महीने की इंस्टॉलमेंट के लिए 346 रुपया, और 6 महीने की इंस्टॉलमेंट के लिए 685 रुपया। ये उसको इसी क्रम से तब तक देता रहना है जब तक कि वो 60 साल का ना हो जाए। 60 साल में उसको पेंशन मिलेगी 1,000 रुपये। अगर मान लो वो 1,000 के बजाय 5,000 के लिए करता है, आदमी की उम्र 30 साल है, वो 5,000 की पेंशन के लिए करता है, तो उसको 5,000 की पेंशन के लिए मंथली इंस्टॉलमेंट 577 रुपया, अगर वो क्वार्टरली या त्रिमासिक इंस्टॉलमेंट देता है तो 1,720 रुपया, अगर हाफ ईयरली देता है तो 3,405 रुपया उसको हर 6 महीने में देना पड़ेगा। और जैसे वो 60 साल का होता है उसके बाद उसको 5,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। और फिर जो पेंशन की धनराशि है वो 5,000 पेंशन की धनराशि लगभग 8.5 लाख 8.5 लाख रुपया बन जाएगी। ये उनके नामित को यानी उनके नॉमिनी को वापस हो जाएगी। डॉक्टर भंडारी, मैं क्या ये समझ सकता हूँ, आखिर में 2 बातें मैं आपसे जानना चाहूँ। पहली बात तो ये है कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है ये इस योजना का विस्तार है, और दूसरी बात यह है कि कुछ समय पहले संभवतः 2010 में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक योजना आई थी स्वावलंबन योजना। उसमें भी किसान की भागीदारी थी, आम जन की भी भागीदारी थी, और उसमें सरकार कुछ पैसा देती थी। तो इसमें और उसमें आखिर अंतर क्या है?
जी ऐसा है, पहले आपने बिल्कुल दुरुस्त बोला, 2010 में सरकार ने एक स्वावलंबन योजना निकाली थी और उसके अंदर ये था कि यदि कोई आदमी एक साल के अंदर 1,000 से 12,000 रुपये तक खुद कंट्रीब्यूट करता है तो सरकार उसके अकाउंट में 1,000 रुपये एक साल में डालेगी और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन सरकार जो है 5 साल तक करेगी। लेकिन उसमें कोई मिनिमम गारंटीड पेंशन का प्रावधान नहीं था। जब हम उस योजना का प्रचार कर रहे थे, लोगों से बात करते थे, तो ये सवाल आया कि अधिकतर लोग ये चाहते हैं कि मुझे क्या पेंशन मिलेगी। अब क्योंकि ये जो धनराशि आती है ये मार्केट में इन्वेस्ट होती है, मार्केट में रेट जो है बढ़ता रहता है, तो वो एश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं बोल पाते थे। हम कहते थे कि अच्छा रिटर्न मिल रहा है, जो कि मिल भी रहा है। करीब अभी तक जो रिटर्न पेंशन फंड मैनेजर्स ने स्वावलंबन इन्वेस्टमेंट के ऊपर अर्न किया वो 10% से ज़्यादा है। लेकिन ये एश्योरेंस मैं नहीं दे पाता हूँ। अगर मान लो मिल रहा है तो ठीक है, अगर किसी कारणवश कम हो गया तो उसमें गारंटी नहीं थी। ये जो अटल पेंशन योजना है ये एक तरह से सुधार है, स्वावलंबन में एक तरह से सुधार है। और उसमें यह है कि एक तो गवर्नमेंट का को कंट्रीब्यूशन है इसमें 5 साल तक के लिए, और दूसरा जो है मिनिमम गारंटीड पेंशन है। तो इसमें एक एश्योरेंस हो गई, किसी आदमी को इतनी पेंशन मिलनी है। और यदि मार्केट में जो रिटर्न है वो अच्छा रहेगा तो उसका भी लाभ जो है बेनिफिशियरी को मिलेगा। इस अटल पेंशन योजना के अंतर्गत हमने जो बोला है कि 1,000 से लेकर 5,000 की पेंशन मिलेगी, उसके अंदर एक जो है मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एज्यूम्ड है। अगर उस रेट ऑफ रिटर्न से कम रिटर्न मार्केट से मिल पाता है तो सरकार गारंटी देती है कि नहीं उतना तो हम देंगे ही देंगे, 1,000 से 5,000 की पेंशन देंगे। लेकिन अगर रेट ऑफ रिटर्न उस रिटर्न से जो एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न है उससे ज़्यादा मिलता है तो वो भी जो है बेनिफिशियरी को पास ऑन होगा, वो बेनिफिशियरी को दिया जाएगा, जिसके फलस्वरूप उनको 1,000 से ज़्यादा पेंशन मिल सकती है। जिसने 5 के लिए ऑप्ट किया उसको उससे ज़्यादा पेंशन मिल सकती है, या उस समय जिस समय उनको पेंशन मिलनी चाहिए वो कहेंगे कि भाई मुझे पेंशन आप इतना ही दीजिए, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो मुझे लमसम के रूप में दीजिए। तो जो सरकार ने जो डाउन साइड की रिस्क है वो सरकार ने ले ली है, लेकिन जो उसका अप साइड है वो बेनिफिशरीज को यानी जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको पास ऑन करेगी। तो निश्चित तौर पर ये जो आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी और हमारे जो किसान वर्ग है वो लाभान्वित हुआ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, प्रथम तल ICADR भवन, प्लॉट नंबर 6, वसंत कुंज इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज 2, नई दिल्ली 110070। प्राधिकरण का ईमेल है badari@pfrda.org.in। वेबसाइट है www.pfrda.org.in। इसके अलावा प्राधिकरण का टोल फ्री नंबर है 1800-110069। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। और अब आपसे लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि अगले कार्यक्रम में ढेरों जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वीकार कीजिए हमारी तरफ से नमस्कार।